देखिए फोर्थ ऑसिलेशन में बेटा सबसे पहले इसे हम ऑल्सो नोन एज मेंटेन्ड ऑसिलेशन, ऑल्सो नोन एज मेंटेन्ड ऑसिलेशन। रुकिए, फोर्थ ऑसिलेशन बेटा इसे हम मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। साथ है पढ़ते। देखिए पहली बात तो ये क्लियर, दूसरी बात समझो बेटा, मुझे बताओ क्या फोर्थ ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स लगता है? यस, कल समझाया था ना। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है वो क्या कांस्टेंट फोर्स होता है? नहीं। कैसा फोर्स होता है बेटा? पीरियोडिक फोर्स। कैसा बोलते हैं? पीरियोडिक फोर्स। अच्छा बताओ, वो जो पीरियोडिक फोर्स होगा वो फोर्स कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मीन पोजीशन पर ही डैम्पिंग फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। डैम्पिंग फोर्स इज मैक्सिमम है। अच्छा, व्हाई डैम्पिंग फोर्स मैक्सिमम है? क्योंकि वेलोसिटी यही मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी जब बड़ी होगी तो डैम्पिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। अब सोचो, P बराबर F इंटू V के फॉर्मूले से समझो, फोर्स भी बढ़ा, स्पीड भी बढ़ा, तो क्या पावर यानी कि एक सेकंड में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो भी बहुत बड़ी होगी ना। तो इसलिए हमें वो एनर्जी जो बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, लॉस हो रही है, उतना ही मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि एनर्जी उसका कांस्टेंट रहे, मेंटेन रहे। यानी इसीलिए मुझे ये रेजिस्टिव फोर्स है, एक तरह का डैम्पिंग फोर्स। इसीलिए मुझे जो ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स जिसे हम बोलते थे, डी से लिखा रहे हैं ड्राइविंग फोर्स। डी फॉर डैम्पिंग मत समझना, डी फॉर ड्राइविंग फोर्स। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कहाँ मैक्सिमम होगा, जल्दी बताओ। हाँ, तो बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स विल बी मैक्सिमम एट मीन। और मैक्सिमम कहाँ पर होगा बेटा? मीन पर। और मिनिमम कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पर, है ना। मिनिमम यानी जीरो, मिनिमम इक्वल टू जीरो एट एक्सट्रीम। ठीक है बेटा, ये पहले पॉइंट क्लियर हुआ। रुके। तो फोर्थ ऑसिलेशन में जो ड्राइविंग फोर्स लगेगा यानी एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा पीरियोडिक होगा। कहां पे मैक्सिमम होगा? मीन पर। जीरो कहां पर होगा? एक्सट्रीम पर। फिर सुनिए, ये जो ड्राइविंग फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स इज गिवन एज, ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है बेटा वो ऐसे लिखा गया है, F इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। राइट, कॉस में आएगा क्या? अगर मान लो टी बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पर है, तो अगर टी बराबर 0 पर पार्टिकल मीन पर है तो क्या उस समय फोर्स बड़ा होना चाहिए? तो देखिए टी बराबर 0 करोगे ना तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। F की वैल्यू एफ नॉट हो जाएगी। बोलो क्लियर? तो मैंने इस तरह से मान लिया F इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। पहले यहाँ तक समझ में आया? पहुंचो यहाँ तक, ओमेगा डी कर लो। अच्छा एक मिनट, छोड़ा रुको एक सेकंड। व्हाट इज एफ नॉट? मैक्सिमम फोर्स का एम्पलीट्यूड, फोर्स का मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू। ओमेगा डी क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, जो वेरी करेगा उसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। ओमेगा डी का मतलब क्या हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। लिख देता हूं, खतरनाक प्राणियों, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, बाद में उगड़ जाओगे। कहा बताया था सर आपने? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। छोड़ जो के भी सब व्यर्थ है। आयुष रुक जा। लिख पड़े बेटा, स्पीडली में लिखना, स्पीडली में। सेजन तो लिखकर सो भी गई। मेरा आराम से।
हाँ भाई, हाँ चलिए, मिटाया जाए, मिटाया जाए। देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो बेटा, यहां पर समझने वाली बात यह है, जो मैं बोलूंगा जाहिर सी बात है वो सब बाउंसर है आपके लिए, बट दिस इज द फैक्ट। फोर्स्ड ऑसिलेशन में तीन तरह के फोर्स लगते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन में तीन तरह के फोर्स लगते हैं। पहला रीस्टोरिंग फोर्स, दूसरा डैम्पिंग फोर्स, और डैम्पिंग फोर्स की वजह से ही ड्राइविंग फोर्स को लगना पड़ा। अगर ड्राइविंग ना लगे, डैम्पिंग और रीस्टोरिंग लगे तो धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, एनर्जी लॉस हो गई, सब खत्म, यही ना होगा। तो यहाँ पर बेटा ये डैम्पिंग की वजह से मुझे बाहर से ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ा, जिससे कि ऑसिलेशन मेंटेन रहे। एक मिनट सुनो आराम से। इसलिए पार्टिकल पर तीन फोर्सेस लगते हैं। एक लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक लगता है डैम्पिंग फोर्स, और एक लगता है ड्राइविंग फोर्स। नहीं आया? क्या आप जानते हैं जो नेट फोर्स है बेटा, क्या वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? क्या हमने पढ़ा रीस्टोरिंग फोर्स माइनस kx होता है? क्या विस्कस फोर्स मैंने v इनटू v पढ़ाया था माइनस के साथ, और डैम्पिंग फोर्स हमने पढ़ लिया F नॉट cos ओमेगा dt। ओमेगा डी क्या है बेटा, जल्दी बताओ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। क्लियर? फिर सुनिए, रुकिए, फिर सुनिए और रुकिए। क्या हम जानते हैं a का वैल्यू एक्सेलरेशन क्या d2x/dt2 होगा? ठीक है, माइनस kx को उठा के इधर लाएंगे, प्लस kx होगा। b को हम उठा के इधर लाएंगे, dx/dt लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? और क्या F नॉट cos ओमेगा d dt को उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। अरे बोलो ना। अगर आप मैथ के स्टूडेंट होते और ये देखते तो आप बोलते सर दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। सर ये सेकंड डेरिवेटिव तक है ना। और डोंट वरी, डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ा जाता है कि इसके बाद अगर कोई मुझसे बोले x का इक्वेशन क्या होगा, तो x का जो वैल्यू होता है बेटा वो ये होता है। सुनिए, रिजल्टेंट कैसे चेंज का इक्वेशन, जो इसको डिराइव करके लेके आते हैं, सॉल्व करके लेके आते हैं मैथमेटिकली। हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग नासा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुंडी पर करो रचित। यहाँ पर क्या होता है रचित, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू ऐसा आता है बेटा, a sin, एकदम ऐसे चेन का फॉर्मेट होता है ना, ओमेगा t प्लस फाइव। एकदम बोलते हैं पार्टिकल एकदम ऐसे चेन कर रहा है सर, ऐसा ऐसे चेन जिसमें डैम्पिंग फोर्स लगा तो धीरे धीरे ऑसिलेट करके खत्म होने लगा, है ना। तो मुझे ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ा, तब जाकर के ये मेंटेन्ड ऑसिलेशन। इसमें ऐसे चेन का ये इक्वेशन बनता है, a x बराबर a। a क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऐसे चेन। ओमेगा d क्या है, यानी ऐसे चेन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगी। कल मैंने वो दिला जरा वो दैट्स ये कल मैंने बताया था ना, ये झुलाने वाला कौन, मैं ड्राइविंग फोर्स हूँ, मैं झुला रहा हूँ। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी जितनी मेरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी उसी फ्रीक्वेंसी से नहीं झूलेगा। ये अपना और मैं अपना ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ही झुला रहा हूँ ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी से झूलेगा ना। तो जो SHM ये होगा उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, मेरी वाली, जितनी फ्रीक्वेंसी से मैं झुलाऊंगा। कल समझाया था ये कहानी। पहुंचो, आराम से, छोड़ दो, बातें नहीं करते। अरे दीदी बातें नहीं करते, सब यार।
लिख पड़े। आराम से मिटाया जाए बेटा। ये और आप थे, आपको सुनना ही होगा। देखो बेटा देखो, सुनो, यहां पर बेटा ये तो हुआ SHM फाइनली कैसा इक्वेशन होगा ये हमने पढ़ा। आपसे कहता पोस्ट ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना होगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू, सुनो सुनो, ये जो एम्पलीट्यूड है इस A की वैल्यू कितनी आएगी, तो A की वैल्यू आती है बेटा A इक्वल टू F0 अपॉन M ब्रैकेट में M स्क्वायर है ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का, नहीं ओमेगा माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर अंडर रूट में। मिलाओ, किसी बुक में मिला, ये फॉर्मूला रटना है। देखो तो जरा, सब कुछ बढ़िया शानदार, बहुत होगा तो m को बाहर निकाल सकता है, m यहाँ डिवाइड में आ जाएगा m स्क्वायर। बेटा एक मिनट रुकिए, ये कहाँ से आया, तो जहां से इक्वेशन डराइव हुआ उसी में a की वैल्यू ये आती है जिसे a लिख दिया गया। रुक जाओ बेटा, आराम से सुनो, मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। पहले तो ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला है जिसमें बहुत आराम से लिखा है F0 मतलब मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू अपॉन अंडर रूट में m स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब मैं एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आराम से। यहाँ पर बेटा अच्छा देखना जरा, सॉरी सॉरी, अब याद जरा, ठीक है ना? अरे स्क्वायर के अंदर चाहे इसको आगे भी इसके बात देखी है। अरे सुनिए चाचा, है सुनो, यहाँ स्क्वायर है बेटा का होल स्क्वायर है, डील पे नहीं लेना है, ये मैं अपने तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये डराइव मैं नहीं कर सकूंगा अभी। आपको ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, बुक में ये फॉर्मूला है, यहीं पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। रुक जाओ, लिखने से पहले रुक जाओ, मुंडी पर कर लो, देख लो। अब बेटा इसमें एक एक चीजें सब कुछ क्लियर करते हैं। F0 क्या बेटा, ड्राइविंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। m क्या है बेटा, जल्दी बताओ, मास, मास ऑफ द ऑसिलेटर बोल सकता हूँ, ऑसिलेट करने वाले को ऑसिलेटर बोलते हैं, मास उसी का है। ओमेगा को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कल मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बात समझाई थी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या था, एक मिनट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता, रुको, अगर कोई डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं होता, अगर कोई डैम्पिंग वैम्पिंग यानी मान लो एयर नहीं है, वैक्यूम है और वहां पर ऐसे ऑसिलेट करा देते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g होता। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g, और टाइम पीरियड से ओमेगा निकालने को मैं बोलूं तो t बराबर है 2π/ओमेगा, 2π√L/g। ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा बेटा, पेंडुलम का ही केस में √g/, इसकी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा इस समय √g/L इसकी अपनी नेचुरल या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह लो या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कह लो, वर्डिंग्स में कंफ्यूज मत होना। अब सुनो बेटा, ये यहाँ पर ऐसे है, कोई एयर वेयर नहीं है, ना ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे कोई फ्रिक्शन है, और मैंने ऐसे छोड़ दिया। ये ओमेगा
इक्वल टू √G/L की वैल्यू जो भी होती उसी वैल्यू से ही अपना उसी फ्रीक्वेंसी उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है और हम इसे बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब मैंने इसे पकड़ के हवा में झुलाया तो अभी ये एयर है, एयर की फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे ऑसिलेशन डिक्रीज हो रहा है। दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, एयर का रेजिस्टेंस कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स, है ना? बोलो क्लियर? अब यहाँ पर बेटा लेकिन मेरे से कहा गया यार इसके ऑसिलेशन को ना मेंटेन रखो, तो मैंने कहा अच्छा मेंटेन रखना वेरी सिंपल, मैं ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ऐसे करके ऑसिलेट करा रहा हूँ, है ना? या फिर ऐसा हो सकता है टंगा हुआ है ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराओ, है ना भाई? जब इधर जा रहा है इधर लगाओ, इधर जा रहा है इधर लगाओ, ऐसे ऐसे, है ना भाई? अभी ऑसिलेट किसकी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है? मेरी फ्रीक्वेंसी से, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। बोलो क्लियर? तो ओमेगा इसमें क्या है बेटा, जल्दी बताना क्या है, जल्दी बताओ। ओमेगा डी क्या है? हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। क्लियर है बिल्कुल? रुक जा। अच्छा बेटा बी क्या है जल्दी बताओ, कल बी के बारे में बताया था डैम्पिंग। अच्छा एक सवाल भी करा था जिसमें डैम्पिंग कॉफिशिएंट भी लिख रहे थे, तो डैम्पिंग कांस्टेंट कह लो या डैम्पिंग कॉफिशिएंट, क्या बात एक ही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? पहले अब ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है, ये एक रट्टाफिकेशन टाइप का है फॉर्मूला। ए बराबर क्या याद रखेंगे? F0/√m² ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सॉरी पहुंचो। अरे दीदी, अरे दीदी क्लिक ओहो आराम से, थोड़ा जल्दी लिखना कृपया। अब बेटा मेरी बात समझो। अच्छा बताओ, इसमें एक टर्म मैंने बताया था, जरा ध्यान से सुनना। इधर देखो, व्हाट इज रेजोनेंस, इसमें एक रेजोनेंस वर्ड बताया था। बेटा इसे हाँ, अच्छा व्हाट इज रेजोनेंस? एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए बताइए इसमें रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। एक मिनट मैं जरा, एक मिनट, जिनको रेजोनेंस के बारे में पता है जरा रेजोनेंस कल बताया था मैंने। अच्छा इतने लोगों को रेजोनेंस के बारे में पता है? अच्छा तुम बताना रेजोनेंस का मतलब। थोड़ा एक मिनट पहले आप लोग शांत हो जाइए। क्या बोल रही है, बोलिए। हाँ, जब ऑसिलेशन हो रहा है डैम्पिंग होगा उसमें, तो वो धीरे धीरे ऑसिलेशन डिक्रीज होगा, वो तो ठीक है। उस ऑसिलेशन को हमें अब मेंटेन करना है, ओके? तो हम उसमें ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं और तब वो ऑसिलेट करता रहता है कंटिन्यूअसली। अगर ड्राइविंग ना लगाऊं तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो मैं बाहर से फोर्स लगाता हूं ड्राइविंग और ये ऑसिलेशन मेंटेन रहता है। तो इसमें रेजोनेंस क्या मतलब हुआ? जब हाँ बोलो पहली बार बोल रही, बोलो बेटा बोलो। है जो जब ड्राइविंग फोर्स और कौन दोनों इक्वल? वो इक्वल कौन है?
रेजोनेंस और किसके, नहीं, अच्छा इसका ड्राइविंग फोर्स और कौन इक्वल हो रहा है, जो हाँ वो उसके बराबर हो जाए। रुक जाओ, जब फोर्स्ड ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर की फ्रीक्वेंसी होती है। जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो जाती है उस समय ये खुश हो जाता है, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। जैसे है, सुनो, मान लो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 1। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, मैं इसे ऑसिलेट करा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1 है, मुझे नहीं पता था, मैंने ऑसिलेट कराना शुरू किया, 2 से ऑसिलेट करा रहा हूँ, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये अपना ऑसिलेट कर रहा है। ये बोला मैं करूँ क्या, मैं तो गुलाम हूँ इसका, ये जैसा कह रहा वैसे करना पड़ रहा है, ठीक है, ये झूल रहा है। फिर मैंने क्या किया, 0.5 से ऑसिलेट कराया, ये बोला क्या करूँ, मैं तो इसका गुलाम हूँ, जैसे ऑसिलेट कराएगा मुझे करना पड़ेगा, दुखी मन से ये बेचारा ऑसिलेट कर रहा है। अब कहीं झुलाने वाला 1 से झुलाने लगे, और 1 तो इसकी अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या होता है, खुश हो जाता है और ये लंबा लंबा एम्पलीट्यूड से घूमने लगता है ना। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस के समय एम्पलीट्यूड छोटा होता है या बड़ा होता है? क्या एनर्जी बड़ी होती है छोटी होती है? उस समय जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर हो जाती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। सिंपल तो कहानी है। When omega d becomes equal to omega, है, एक मिनट, जब ओमेगा डी, ये बोल तो रही थी इक्वल होता है, इक्वल तो कर रही थी, वो कहते हैं ना अभिमन्यु को तो ये पता था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं पता था। अच्छा अभिमन्यु क्यों तो तो इसने आधा सुना होगा, इक्वल सुना होगा, इक्वल बोल रही थी, क्या इक्वल होता है ये पता ही नहीं था। अब समझ में बेटा, frequency of driving force becomes equal to the natural frequency. This is called resonance. अच्छा, at the time of resonance, amplitude will be maximum. अच्छा, रुक जा, इधर कोई लिखेगा नहीं, इधर ध्यान दो। यहाँ पर बेटा अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ओमेगा और ए का ग्राफ प्लॉट करूं, तो जानते हो जैसी ओमेगा जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी से ही तो ऑसिलेट करता है, जैसी ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा की इक्वल होती है वैसे ही उस समय एम्पलीट्यूड क्या देगा बेटा, मैक्सिमम। रुकिए, देखिए इस समय एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा होगा। आपसे पूछेगा यार फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कब बड़ा होता है, बोलते रेजोनेंस के टाइम पे, मतलब अरे ओमेगा डी जब ओमेगा के बराबर होगा तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। को बोलेगा यार वो जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना वो ओरिजिनल से ज्यादा हो गई, तो ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। यार ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ना ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम है, बोला कम हो या ज्यादा, एम्पलीट्यूड तो कम ही होगा। एम्पलीट्यूड तो सबसे बड़ा मिलेगा तभी जब ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा की इक्वल हो जाएगी। बोलो क्लियर? रुको, अरे अच्छा बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ाया था, चलो मेरे साथ बोलो, F0 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा एक साथ एक चीज, ओमेगा और ओमेगा डी इक्वल हो गया, ये कट के 0 हो गया, ये कट के 0, ये टर्म खत्म। रूट के अंदर क्या बचेगा, ओमेगा डी स्क्वायर, ओमेगा बराबर जब ओमेगा डी है तो ओमेगा ये खत्म। उस समय एम्पलीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ, F0 अपॉन ओमेगा डी इंटू डी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। रुक जा, तो अगर बेटा बोले क्या रेजोनेंस के समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कितना होता है, हम बोलते हैं F0 अपॉन
बी ओमेगा डी लिख देता हूँ, चलेगा इससे? रुक जा, एक छोटी सी बात, लेकिन अगर कोई इफ देयर इज नो डैम्पिंग, इफ देयर इज नो डैम्पिंग, अगर कोई डैम्पिंग नहीं है बेटा, तो क्या बी की वैल्यू 0 हो जाएगा? अरे जल्दी बताओ, क्या बी की वैल्यू 0 हो जाएगा? उस समय रेजोनेंस के टाइम पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? अरे जब कोई डैम्पिंग नहीं होता ना तो बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। कल बताया था ना बी का डैम्पिंग कोएफिशिएंट F इक्वल टू बी इंटू वी, अरे बताया था। अगर कोई डैम्पिंग नहीं है तो बी की वैल्यू क्या हो गई? और समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? एम्पलीट्यूड बिकम्स, रेजोनेंस के समय एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? उसका रेजोनेंस कर्व हम खींचते हैं। देखो ये रेजोनेंस कर्व कब खींचा है? जब बी कुछ है, जब बी कुछ बी है, बी खत्म नहीं हुआ, बी है। और जब बी नहीं है तो एम्पलीट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट। उस समय पता है ग्राफ कैसा होता है? ये खींच दो छोटा सा, दिखाई देगा आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है? देखना तो ऐसा दिख रहा है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का आता था लाइन पैरेलल जा रही है। सब ठीक है ना? पहुंचो, ये था तुम्हारा प्यारा सा SHM, ये था तुम्हारा प्यारा सा बेटा। थोड़ा सा ना शांत रहते हैं, थोड़ा सा क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। देखो मन को शांत रखो, पढ़ाई पे थोड़ा सा मन लगाओ, जबरदस्ती मन लगाओ, फिर मन लगने लगे, अपना अच्छा लगने लगेगा। ये पूर्णता दिख रहा है ना उसमें? अब बेटा सवाल नहीं बन रहे हैं, ये आते ही मुझसे कहा गया कि क्या पढ़ाते हो आप, तो चलो बेटा मिलके सवाल करते हैं। बेटा जरा पहले आप सवाल पूछ लो जो आपको डाउट हो रहा है। देख देख देख, बिल्कुल देखो दिल्ली पुलिस यही है ना, पहले मिटा देंगे तभी तो लिख पाएंगे, बनाएंगे। हाँ भाई, कृपया जल्दी जल्दी लिखो। चलो बेटा कष्टों का दौर, कष्टों के निवारण का दौर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो बोलो दीदी दीदी दीदी, एक सेकंड इकट्ठा मत बोलो, फिर कोई नहीं बताऊंगा। बताना है, पहला सवाल बोलो, कौन सा बताना है? थर्ड। चलो सभी लोग, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चे ध्यान से। हाँ भाई सुनो, बेटा सुनो प्लीज, सुनो एक मिनट। अब क्वेश्चन क्या है पहले समझाऊंगा, आपको मौका दूंगा अपनी बुद्धि लगाना, जो कि है नहीं फिर भी लगाना, एक्टिंग जरूर करना लगाने की, जिससे मुझे यकीन हो कि आपने कुछ बुद्धि तो लगाया। सवाल क्या है सुनो, सवाल है एक डायग्राम दिया बेटा जिसमें लिखा है कि स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के
फिर बेटा ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। रुक जाना बेटा, पहले डायग्राम में ब्लॉक पानी के अंदर पार्शियली डूबा हुआ है और दूसरे डायग्राम में ब्लॉक पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। रुकिए, अब क्वेश्चन बोल रहा हूं। पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इन द टू केसेस शोन इन द फिगर। बेटा यहाँ टाइम पीरियड इज t1, यहाँ टाइम पीरियड इज t2। ये डायग्राम जो दिखाया गया इसमें पहले केस में टाइम पीरियड t1 है और दूसरे केस में टाइम पीरियड t2 है। तो कह रहा है, चार ऑप्शन मेरे सामने लिखा है कि t1 इक्वल टू t2 है, दूसरा ऑप्शन है t1 लेस देन t2, एक मिनट बेटा, और थर्ड ऑप्शन t1 ग्रेटर देन t2 ही होना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट से एनीथिंग, नन, ऐसा लिख सकते हैं नन। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा। पहली बात बेटा, हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर नहीं पड़ता है। स्प्रिंग, सॉरी सिंपल बोला था, सॉरी स्प्रिंग पर, स्प्रिंग पेंडुलम पर, जैसे स्प्रिंग पेंडुलम पर ग्रेविटी का कोई असर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर, बायोंसी का कोई असर, अरे नहीं पड़। एक मिनट रुकिए, आराम से रुकिए। जिस तरह से ग्रेविटी का कोई असर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं, अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का कोई असर नहीं, बायोंसी फोर्स। अगर मैं बोलूं ये पूरा स्प्रिंग पानी में डूबा हुआ है, मैं बोलूं बेटा टाइम पीरियड, तो आप बोलेंगे सर इसमें बायोंसी लग रही है, बोलो कोई बात नहीं, बायोंसी लग जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग जाने दो बायोंसी। लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है जो बॉडी उसका मास कितना है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना। देखो बायोंसी लगने से क्या होगा, वेट थोड़ा कम हो जाएगा, यही होगा ना। मैं तो बोलता हूँ वैक्यूम हो जहाँ वैक्यूम नहीं, जहाँ ग्रेविटी ना हो, वहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, फिर भी वेट वहाँ जीरो है, मास तो है, तो टाइम पीरियड 2.m/k लिखते हैं। ये बात तो बहुत क्लियर है कि टाइम पीरियड t2 की वैल्यू 2.m/k। पार्शियली डूबा हुआ है, हल्का सा प्रेस करके छोड़ दो, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, क्या बोल रहा हूँ, बायोंसी लग रहा हो, कम लग रहा हो, ज्यादा लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड 2π/m/k होगा। मिलाओ, इसमें t1 जो है और t2 अंतर दिया है, बोले t1 और t2 में फर्क है। सॉल्व करके देखो क्या। अरे तो मैं भूल ही रहा हूँ ना, सॉल्व करके देखने का मतलब टाइम पीरियड इक्वल करके तो दिखाऊंगा। बी दिया t1 लेस देन t2, या देखना बेटा सॉल्यूशन क्या है इसका। एक मिनट थोड़ा सा प्लीज, ये सॉल्व किया हो, पूरा लाइन से सॉल्व किया हो। क्वेश्चन नंबर 1 सा है, इसमें बोलते हैं m/k प्लस रो ag। देखो बेटा t2 के बारे में तो कंफर्म है 2π/m/k होता है, ये तो कंफर्म है। ये बोलते हैं t1 का फॉर्मूला है ना 2π/m/k प्लस रो ag। जरा ये चेक कर लूं, एक काम करते हैं, mg नीचे, मान लीजिए स्प्रिंग में थोड़ा सा एक्सपेंशन है x0, k x0 होगा और बायोंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ b। एक मिनट रुकना बेटा, बस ये प्रूव करके देखते हैं, हो सकता है पार्शियली डूबा हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ हो रहा है। क्यों, जरा मैं बताता हूँ। इसमें क्यों अलग होगा, मेरे को दिमाग में हिट कर रहा है। कारण जब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, पूरा पानी डूबा हो, तो बायोंसी फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ रहे चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, पानी से बाहर नहीं निकल रहा है। ऑसिलेशन के दौरान ये पूरा पानी में ही है, तो एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, बायोंसी फोर्स कांस्टेंट है। इसमें क्या होगा, पानी के सरफेस पे तैर रहा है, नीचे जाएगा बायोंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा डूबेगा तो बायोंसी बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो बायोंसी कम हो जाएगा। मुझे लगता है इस वजह से यार टाइम पे अभी देख लेता हूँ। देखिए अभी इक्विलिब्रियम में तो बायोंसी फोर्स प्लस kx नॉट इक्वल टू mg, बोलो क्लियर।
अच्छा, बायोप्सी फोर्स क्या होता है बेटा? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। मान लीजिए कि ये क्यूब है, इसका साइड मान लीजिए ए है और इसमें जो डूबा हुआ एल हाइट डूबा हुआ है, सपोज दैट, घबराना नहीं। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम में जगह ए स्क्वायर इनटू एल, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी प्लस के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी। ओके भाई, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसे एक्स डिस्टेंस पुश करूंगा यहाँ से नीचे, हल्का सा ही एक्स डिस्टेंस पुश करूंगा नीचे। जब एक्स डिस्टेंस पुश करके छोड़ूंगा तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। जब एक्स डिस्टेंस पुश करूंगा तो अब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। पहले से स्प्रिंग कितना खींच गया था, एक्स नॉट, और दबाऊंगा तो कितना और खींच जाएगा, एक्स, एक्स नॉट प्लस एक्स, एक्स नॉट प्लस एक्स। बायोप्सी फोर्स बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डूब गया। बी डैश एम जी नीचे, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा, छोड़ेंगे ना दबा करके, यहाँ से पुश करके छोड़ेंगे तो ऊपर भागेगा, एक्सेलरेशन होगा। मुझे एसएचएम प्रूव करना है, ऊपर वाला फोर्स बढ़ा तो बी डैश, बी डैश कितना होगा बेटा, सब पहले से एल डूबा हुआ है, एक्स और प्रेस करो तो कितना होगा, एल प्लस एक्स। तो ए स्क्वायर इनटू एल प्लस एक्स, सबमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, बायोप्सी प्लस के एक्स नॉट प्लस के एक्स, अलग अलग कर देते हैं, माइनस एम जी बराबर एम ए। रुकना, घबराना नहीं, बना रहा हूं मैं ही। देखो तो कटेगा कुछ क्या है इसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर एल रो जी, ए स्क्वायर एल रो जी प्लस के एक्स नॉट एम जी से कट जाएगा, के एक्स नॉट और एल वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ बचेगा के एक्स। और ये देखिए ए स्क्वायर रो जी, यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लीजिए, बराबर एम ए बराबर, ए बराबर कितना आएगा बच्चों, ए बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन है बेटा ये, चाहो तो कैपिटल ए से लिख लो, कंफ्यूज मत होना बस। तो एक्सेलरेशन ए बराबर कितना आएगा, माइनस लगा देता हूं पहले ही, और अब आएगा ए स्क्वायर रो जी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स। फुल क्लियर? ओमेगा स्क्वायर के जगह पर ये है तो टाइम पीरियड t1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, है ना, ओमेगा स्क्वायर होता है ना, दिस ओमेगा स्क्वायर ये है, 2 पाई बाई ओमेगा, उल्टा करके लिख रहा है k प्लस a स्क्वायर रो जी। बोल रहा है कि अब ये टाइम पीरियड ये होगा। हाँ, अगर ये पूरा पूरा पानी में डूबा बेटा तो बायोप्सी नहीं बदलेगी। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, वाटर के सरफेस पे या लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, ऊपर नीचे जब जाएगा तो बायोप्सी बदलेगी। जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k मारेंगे। यहाँ जब डूबा तो नीचे जाएगा तो भी बायोप्सी नहीं बदलेगी, इसीलिए टाइम पीरियड यहाँ 2 पाई अंडर रूट m बाई k बोलेंगे। लेकिन यहाँ बायोप्सी ऊपर नीचे जाने से बदल रही है, एक्सटर्नल फ्लो बार बार बदलेगा, तो अब टाइम पीरियड ये हो गया। इसको बोल रहा है t1 और इसको बोल रहा है t2, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अब बोला इन दोनों में देखो बड़ा छोटा कौन है, तो k में ये चीज जुड़ गया है, नीचे बड़ा हो गया है ना, नीचे बड़ा हो गया तो ये चीज छोटा हो गया है, तो बी ऑप्शन में शायद t1 छोटा था। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। कांस्टेंट, मैंने बाद में इसको करेक्ट भी करा, अभी बोला था मैंने कि जब कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड के सरफेस पे तैर रहा, ऊपर नीचे जाएगा, जब ज्यादा डूबेगा फिर कम डूबेगा तो बायोप्सी चेंज करेगा। जब ये एक्सटर्नल फोर्स चेंज हो रहा है तो हमारे सामने प्रूफ है कि टाइम पीरियड बदल जाएगा। उसमें तो सेम रहेगा बेटा, ग्रेविटी भी जैसे है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है वो। अगर कई बार ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कभी बाहर जा रहा है कभी अंदर आ रहा है तो टाइम पीरियड फर्क पड़ेगा। जैसे ये बड़ा समस्या है फिजिक्स में, है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाने से ही तो सीखने को मिलेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, डोंट वरी। क्या ये सवाल सबके समझ में आया? किताब में ये डायरेक्ट लिखा है, किसी को ये डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी पता होगा, ये पूरा करना पड़ेगा। मैं समझ रहा किताब में तो 2 स्टेप में बताया है, लेकिन वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे जगह अरे सुना किसी ने अच्छा
जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट अगला सवाल, एक और इसका बता देते हैं, ये ज्यादा परेशान थी, ये आते ही बोले तुम क्या पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, सवाल तो बनता नहीं है सोनी दीदी। चलो भाई, ये सवाल बताना है 8th। आओ भैया शांत रहना प्लीज। अगला सवाल पढ़ते बेटा, हर सवाल नया है, डिफरेंट है, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगले सवाल में एक डायग्राम है, पहले वो डायग्राम बनाया जाए, देखना बिल्कुल ध्यान से, डरना नहीं। सुनो, पहले सवाल को समझो, धैर्य के साथ समझो, हम यहीं पर है, नहीं बन रहा है तो बनाएंगे ना, आएगा सवाल। पहले ध्यान से देखो, सब लोग इधर देखो। द सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो डायग्राम में दिखाया गया सिस्टम, इसमें दो स्प्रिंग है यहाँ और यहाँ। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K लिखा हुआ है और ये बॉडी A से बोल रहा है कि ये बॉडी A, इसका मास होगा कुछ। द मास ऑफ द कंटेनर विद लिक्विड इज m। देखिए बेटा, ये जो कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर और लिक्विड का टोटल मास है m, समझना ध्यान से, ठीक है भाई। और बोलता है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर इज रो, और ये जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है रो। कैपिटल M क्या है? कंटेनर और लिक्विड का मिलाकर के टोटल मास कितना बेटा? m। इसमें ये ब्लॉक नहीं शामिल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब कहता है एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज v। ये जो ब्लॉक है इसका वॉल्यूम दिया v, ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है? v, ठीक। If the container is now displaced downward through a distance x0। अब देखो ये स्प्रिंग लगा है नीचे, अब ये कंटेनर को बेटा मैंने नीचे की तरफ x0 डिस्टेंस पुश करा, ये बोला है कि कंटेनर को x0 डिस्टेंस पुश करोगे, ये इक्विलिब्रियम में है। स्प्रिंग ऑलरेडी पहले से वेट की वजह से कंप्रेस होगा ना कंप्रेस, और छोड़ देंगे, ये ऐसे भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अब हमारे से क्वेश्चन बोला है x0 एट रिलीज such that the block remain well inside the liquid। अच्छा बेटा, जब इसको ऐसे करके कंटेनर को नीचे ले जाएंगे तो ये ब्लॉक समझना कि ऊपर नहीं गया, ब्लॉक पूरा पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है, तो नीचे ले जाएंगे तो लिक्विड लेवल भी तो नीचे जाएगा, तो ये लिक्विड ब्लॉक इससे बाहर नहीं आया, ऑलरेडी लिक्विड के अंदर ही है, सही। तो बोलता है देन, पूरा मोशन हो रहा है, देन ड्यूरिंग द सब्सीक्वेंट मोशन, पहला ऑप्शन टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का टाइम पीरियड क्या होगा? कंटेनर ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या 2π√m/k होगा। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? पहले ये चेक कर ले, एक मिनट पहले ये चेक कर ले। अच्छा एक बात बताओ, कंटेनर के ऑसिलेशन में इस स्प्रिंग का कोई रोल है? नहीं। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे स्प्रिंग है नीचे से फिक्स्ड है, m मास का ये ब्लॉक है, ऐसा मान सकते हैं? जल्दी बताओ, m मास का ये ब्लॉक है और अब उसके बाद ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2π√m/k। बिल्कुल सही बात है। अरे इसमें कोई दिक्कत है? दूसरा मल्टीपल है क्या? मल्टीपल है, मल्टीपल है भाई। दूसरा सवाल मतलब दूसरा इसमें ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ कंटेनर विल बी। देखो कंटेनर का टाइम पीरियड अब बोलता है कि t इक्वल है 2π√m प्लस ρv/k। गलत बात है, जोर से बोलो, क्यों गलत है? क्योंकि पहला सही है। कंटेनर का टाइम पीरियड तो एक ही होगा ना,
या तो ये या तो ये। अच्छा एक मिनट, आप उसे ये पूछ सकते हैं सर ये गलत है, तो जरा थोड़ा लॉजिकली बताओ गलत क्यों कहा। मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है बेटा, अगर आप ठीक से खोपड़ी लगाओ तो ध्यान देना, ये जो ब्लॉक है कंटेनर में लिक्विड भरा, लिक्विड में डूबा हुआ, ये लिक्विड इसमें बायंसी ऊपर लगाएगा ना। अगर इसमें बायंसी ऊपर लगेगा तो एक्शन का ही तो रिएक्शन होगा। यानी सोच के देखो, कंटेनर का मास सेम है, कंटेनर लिक्विड का मास सेम है, ऐसा सोच के देखो बेटा कि ये लिक्विड इस पे फोर्स ऊपर लगा रहा है, एक्शन का रिएक्शन आता है। अब ये स्प्रिंग ऐसे करके है, ग्रेविटी को भूल जाते हैं क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। ठीक, सोचो बायंसी फोर्स लग रहा है एक एज एन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दिस बायंसी इज कांस्टेंट क्योंकि ऑलरेडी ऑलवेज हमेशा लिक्विड के अंदर ही ब्लॉक रहता है, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स की वजह से ऑसिलेट करता तो क्या इसका टाइम पीरियड इसके कारण टाइम पीरियड पे तो असर पड़ेगा नहीं। अरे भाई चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ऑसिलेट कराओ, ठीक है, तो भी कोई टाइम पीरियड पे असर नहीं पड़ता है। ग्रेविटी को बढ़ा दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पे। मून पे ले जाओ स्प्रिंग पेंडुलम को तो भी टाइम पीरियड 2.m/k, तो ये भी लाइक एक्सटर्नल है, इसलिए टाइम पीरियड 2.m/k आएगा। ये टर्म जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा थोड़ा। अच्छा अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब थर्ड ऑप्शन सुनना बेटा, आराम से सुनते रहो। थर्ड ऑप्शन कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचओ ऑफ द कंटेनर इज x0। यस, कैसे? इक्विलिब्रियम से जब आप x0 डिस्टेंस पुश करोगे, अगर कोई ब्लॉक यहाँ पर स्प्रिंग पर रखा हुआ है, ये मीन पोजीशन हो गया बेटा, अगर आप इसे x0 डिस्टेंस पुश करके छोड़ोगे ना तो ये इसका एक्सट्रीम बन जाएगा, छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। मीन से जितना नीचे गया मीन से उतना ही ऊपर भी जाएगा, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव और ये नेगेटिव। व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड होगा मीन और एक्सट्रीम के बीच का सेपरेशन, दिस इज x0। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एम्पलीट्यूड इज x0। डी ऑप्शन बोलता है एम्पलीट्यूड 2x0 होगा, जो कि गलत है। अब मिलाना जरा ए और सी, आराम से, हाँ भाई आराम से, ए एंड ये तो बोल रहे हैं बी और सी है, ए और सी नहीं है, ये तो बी भी बोल रहे हैं। ठीक से देखो, ओ भाई ए नहीं बी दिया है, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। एक मिनट, एक साथ एक मिनट रुक जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम समझ तो लें। 2π√m/k, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से बोल रहा है कि कंटेनर अगर ऑसिलेट कर रहा है तो 2π√m/k होके रहेगा। इस ब्लॉक के मास का कोई असर नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक साथ में ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये टंगा हुआ है, ये ब्लॉक कंटेनर ऊपर नीचे जा रहा है। हाँ ऑसिलेट कौन कर रहा है? हाँ, जब नहीं कर रही है तो ऊपर वाले की वजह से फोर्स लग रहा होगा कंटेनर के लिक्विड पर, और वो कांस्टेंट है क्योंकि ये साथ में ऑसिलेट नहीं कर रहा। ऑसिलेट कौन कर रहा है? मास का बॉडी। ऑसिलेट कौन कर रहा है? कंटेनर का मास ऑसिलेट कर रहा है। कंटेनर और लिक्विड के साथ जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम ऑसिलेट कर रहा है, ये साथ में ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये बायोन्सी फोर्स लगा रहा है। ये बोल रहे हैं टोटल मास ले लो, ब्लॉक का भी मास और कंटेनर का मास, और m बराबर m प्लस और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ब्लॉक का मास हो गया।
और उसके बाद मतलब बायोंसी ले रहे हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी हो गया बायोंसी, जी से डिवाइड कर देते इफेक्टिव मास आ गया। ये बायोंसी का भी मास ऐड करें साथ में। अरे गधे, बायोंसी में ना लिक्विड का ही डेंसिटी लेते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी प्रूफ हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट छोटी सी बात बता। अगर मैंने माना ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, रुकना, अभी मैंने माना कि इक्विलिब्रियम में है, अभी कोई पुश नहीं किया मैंने, ठीक। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो क्या इस स्प्रिंग में देयर इज सम एक्सपेंशन या कंप्रेशन? मान लीजिए उसे मैंने ए नॉट से दिखा दिया, चलेगा बेटा? जब आप इसे इक्विलिब्रियम में मानते हो ए नॉट, तो क्या होगा, इस कंटेनर का और इसमें जो भरा लिक्विड है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कंटेनर और लिक्विड को मिला के एम मास का ब्लॉक समझ लो। क्लियर? अब सुनो ना, एक सेकंड, तुरंत क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ए नॉट अगर कंप्रेस है, ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा के ए नॉट लगेगा। अच्छा, इसका अपना वेट लगेगा mg, ओके। अच्छा, उसके बाद बेटा ये जो ब्लॉक है, ये बायोंसी फोर्स इस पे लग रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन इस लिक्विड में नीचे की तरफ लगेगा, बायोंसी नीचे की तरफ लगेगा। बोलो सही बोल रहा हूं ना? कभी भी अगर पानी में एक ब्लॉक को आप ऐसे डालते धागे की मदद से और मैं बोलता सर इस पे बायोंसी 2 न्यूटन का लगा है, तो यहाँ पर लिक्विड पर कितना फोर्स लगेगा नीचे? 2 न्यूटन। अगर यहाँ पे कोई वेइंग मशीन होगा बेटा, कंटेनर और लिक्विड मिला करके मान लो 10 न्यूटन है, ये ब्लॉक डालोगे, अगर 2 न्यूटन लगा तो 2 न्यूटन बायोंसी नीचे भी लगेगा, तो 10 और 2 12 न्यूटन की रीडिंग आएगी। क्लियर? समझना ध्यान से। अब यहाँ पर बेटा वही मैं कह रहा हूँ कि बायोंसी इस पे ऊपर लगा तो इस पे बायोंसी नीचे लगा, एक्शन का रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नीचे की तरफ 2 फोर्सेस लग रहे हैं, B प्लस mg प्लस के ए नॉट, सॉरी इक्वल टू के ए नॉट, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने इसको x नॉट डिस्टेंस पुश कर दिया। अगर x नॉट डिस्टेंस पुश करेंगे तो यहाँ पर देखना स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा, ए नॉट पहले से था, x नॉट और कंप्रेस हो गया। क्लियर? उस x नॉट को भी x मान लेते हैं, x डिस्टेंस पुश किया तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग का फोर्स लगेगा k x प्लस ए नॉट, k इंटू कंप्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद mg ऑलरेडी नीचे लगता रहेगा, बायोंसी नीचे लगता रहेगा। क्लियर? चूंकि ये फोर्स बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, ये बड़ा होगा k x प्लस ए नॉट, और ये नीचे की तरफ ये दोनों छोटे होंगे, माइनस mg माइनस b इक्वल टू ma। एक सेकंड रुकना बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। g प्लस mg k नॉट के बराबर है। अगर मैं ब्रैकेट खोलूं kx प्लस k नॉट माइनस mg माइनस b इक्वल टू ma। अगर मैं देखूं फर्स्ट इक्वेशन में b प्लस mg k नॉट के बराबर है, तो ये कट के खत्म, और kx बराबर है में, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप चाहे तो नेट पे चेक कर लेना, मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। और मैं साफ साफ बोला तो ओमेगा स्क्वायर m by k आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m by k ही होगा। आप चाहे देख लेना इसको, नहीं आया समझ में? क्योंकि ना एक चीज मुझे बहुत क्लियर था, जब ये ऑसिलेट करेगा तो m मास का बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, ये ब्लॉक इसके साथ ऑसिलेट नहीं करेगा, ब्लॉक जहां वहीं रहेगा, पानी नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, पानी नीचे जाएगा ऊपर आएगा, कैपिटल M साथ में इस स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा, ये ब्लॉक ऑसिलेट नहीं करेगा साथ में। इसलिए यहाँ पर टाइम पीरियड 2 पाई रूट m by k ही मानेंगे, सामने हमारे पास सॉल्यूशन है। और आप इंटरनेट पे गूगल कर लेना ना यार, ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड टाइप करोगे ना, बस अपने आप आ जाएगा। और बोलो, अब एक जरा एक और देखते हैं, इसका अच्छे से क्वेश्चन पूछ रही है, और पूछो 11। देखिएगा बेटा, अगला सवाल इसके मिटा दूं, और अगर कोई गूगल चला रहा हो तो देख सकता है, जरा देखो भाई किसी का इंटरनेट
चल पा रहा हो। इसका अरे मेरे पास तो खुदा ही नहीं है, तुम बात कर रहे हो, आप दिलवा दो। देखिए बेटा आराम से प्लीज। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं, बोलो बेटा 11। अच्छा सुनिए अगला सवाल इसमें क्या है, सुनिएगा। A particle of mass m is dropped from a great height h above the hole in the earth dug along its diameter। देखो बेटा ये अर्थ है, अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग आपने होल क्रिएट किया, बना दिया। इस होल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर से पार्टिकल को छोड़ दिया। क्वेश्चन समझना, बातें नहीं करो, शांत हो जाओ। पार्टिकल है जिसका मास m है, इज ड्रॉप्ड गिराया गया फ्रॉम ग्रेट हाइट, यानी h वेरी वेरी ग्रेटर देन r, रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी बड़ा बेटा, गिराया गया above the hole in the earth dug along the diameter। ठीक, पहला ऑप्शन। The motion of the particle is SHM। हम बोलेंगे नहीं, ये पीरियोडिक होगा, यहां से गिरेगा तो यहां से यहां तक बेटा रीस्टोरिंग फोर्स x के अनुसार वैरी नहीं करेगा। SHM में रीस्टोरिंग फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट होता है। यहां से कुछ नहीं है, यहां से नीचे आएगा, नीचे आएगा। हाँ, यहां से जब अंदर आता है तब SHM होता था, लेकिन जब ये यहां से छोड़ेंगे तो यहां से यहां तक में SHM हो रहा है। लेकिन मोशन तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां से यहां तक आएगा, ये मीन पोजीशन होगा जहां नेट फोर्स 0 होगी। फिर नीचे आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार जितना इधर आया था उतना इधर जाएगा, h डिस्टेंस दूसरी तरफ निकलेगा। यहाँ पर एक्सट्रीम होगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम समझ लो, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ तक तो SHM की कंडीशन फुलफिल होगी, लेकिन यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। तो हम बोलेंगे सर ये SHM नहीं है बल्कि ये पीरियोडिक मोशन है, हम इसे पीरियोडिक मोशन का नाम देंगे, सिंपल हार्मोनिक नहीं देंगे हम इस मोशन को। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज SHM, नो। दूसरा द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पीरियोडिक, यस, ये पीरियोडिक मोशन जरूर कहेंगे, पीरियोडिकली ये ऑसिलेट कर रहा है, अपने बात को रेगुलर इंटरवल में रिपीट करेगा, ये सही है। तीसरा बोलता है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर स्पीड, तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशन का कांसेप्ट लगाएंगे, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व करेंगे। यहां पर छोड़ते समय काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी याद करो, m मास यहां, स्मॉल m मास यहां, माइनस Gmm अपॉन r प्लस h, याद है ग्रेविटेशन इक्वल टू, जब यहां पर आते हैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल निकालेंगे, यहां पर माइनस 3/2 Gm/r, याद है ऐसे करके लिखते थे हम लोग, और इनटू स्मॉल m करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ v स्क्वायर। अगर मुझे सेंटर पर यानी मीन पोजीशन पर स्पीड क्या निकालने को, कुछ लोग बोलेंगे सर 0 कर दो, अरे बेवकूफ यहाँ 0 नहीं होता भाई, या स्फीयर के ऐसे पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम माइनस Gm/r, और पोटेंशियल में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, कुछ याद है। और अब यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल कर लेते हैं दोनों तरफ से, और उसके देखो h बहुत बड़ा है बेटा, r बहुत छोटा है, h बहुत बड़ा है, तो माइनस Gm/h होगा केवल, ये उठा के इधर लाएंगे, प्लस 3Gm/2r होगा ना, इक्वल टू v²/2। ठीक, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ r इंटू h एलसीएम में आएगा, Gm कॉमन हो जाएगा, ठीक है, Gm कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 3h प्लस सॉरी माइनस 2 स्मॉल h v²/2, हाँ पर एक मिनट, r यहाँ आएगा 2r, तो v बराबर आएगा अंडर रूट, ऐसा देखना कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा एक ऑप्शन तो हम लोग आ चुका है ना, एक ऑप्शन था पीरियोडिक वाला, सी और डी दोनों ही गलत है, अब मिला होगा आंसर बी ऑप्शन। एक मिनट रुकना आराम से, तो पिछले क्वेश्चन को गूगल करा, गूगल चल रहा किसी का?
बी और डी दोनों दिए हैं। क्या दिया है? साथ रहो, रुक जा। बनाया तो सही यार, एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करा? रुक जाओ। मैकेनिकल एनर्जी सही है बेटा, इनिशियल एनर्जी सही लिखा, इन्फिनिट सॉरी यहाँ पर है छोटे समय का एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mm अपॉन r प्लस h, सही बात है, इक्वल टू सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल सही बोल रहा ना, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पोटेंशियल 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस माइनस 3/2 gm/r, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका गलत क्या कर रहा हूं भाई? अरे काय को इंफिनिटी माना, जबरदस्ती 3gm/2r, मैंने ये सही लिखा, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा शायद, अभी चेक कर लेता हूं। r प्लस h, जो इनका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट लाने की कोशिश करता हूं। एक काम करो, gm कॉमन ले लो, 3/2 माइनस 1 अपॉन r प्लस h, r प्लस h एलसीएम में लो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, r प्लस 2r प्लस h होगा एलसीएम, r प्लस h यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 यहाँ जाएगा, सब कुछ ठीक है ना? अच्छा r छूट गया, सॉरी, हाँ यही छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक है जो गड़बड़ हुआ है। क्या होगा? एलसीएम जाएगा तो 2r इंटू r प्लस h होगा, ओके, r प्लस h आएगा तो ब्रैकेट खोल देते हैं, 3r प्लस 3h माइनस 2r। देखना तो जरा, ऑप्शन ऐसा कुछ है, अंडर रूट, अच्छा v²/2 होगा, नहीं ये 2 से 2 कैंसिल, v बराबर देखना जरा gm, एक मिनट, 3r में से 2r जाए कितना बचेगा? r प्लस 3h अपॉन r प्लस h, हाँ तो सही तो है। ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन दिखाओ, पहले ऑप्शन दिखाओ, मैच कर रहा है मैच, हाँ ठीक तो है, r भी तो है, हाँ सही है, यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आएगा ही आंसर, जाएगा कहाँ? अच्छा ये टफ लग रहा है आपको? अरे चाटा मारूंगा, ग्रेविटेशन ऐसा पढ़ाया मैंने, बस जरा सा, मतलब जरा सा कहीं पर 2-3 स्टेप ज्यादा हो गया, बस वहीं पर सुप्रीम कोर्ट बोलने लगता है, नहीं नहीं क्या कर रहे हो? और पूछो लड़की, पूछो, मजा आ रहा है, एक बार रुक जाओ। हाँ बोलो, 70, हाँ 70, देखो बेटा सवाल समझा रहा हूं, बनाना आप सभी लोग, आप सभी लोग बनाना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा सुनो भाई, सुनो क्वेश्चन सुनो, द मास ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज 200 ग्राम, एक सॉलिड बॉडी जिसका मास 200 ग्राम है, एंड ऑसिलेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा समझ गया, ऐसा कोई सॉलिड बॉडी बेटा इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, जिसका डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, ओके समझ गए। इफ द लेंथ इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम इन, जो इसका टाइम पीरियड है बेटा, इस टाइम पीरियड के बराबर का कोई सिंपल पेंडुलम ले लो, इक्विवेलेंट पेंडुलम पकड़ो, जैसे इसका जितना टाइम पीरियड है, कंपाउंड पेंडुलम है ना ये, इसका जितना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वाला एक सिंपल पेंडुलम ले लो, ओके। तो बोलता है इफ लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट टू सिंपल पेंडुलम,
ये जो है सिंपल पेंडुलम मांगते हो तो उसमें जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर का लेंथ लेते हो, इसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड इक्वल आता है। ओके, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कितना होगा, यानी आईकॉम फाइंड करें, आईकॉम फाइंड करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा एक मिनट कुछ छोटी छोटी चीजें पूछूंगा आप लोगों से, जवाब देना। अच्छा बताओ बेटा, जो पूछूंगा सब लोग जवाब देना। चलो बताओ कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I क्या होता है जल्दी बताओ? हाँ, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना I। क्या चलो हम पहले एक्सिस से आईकॉम प्लस mr स्क्वायर करें तो I निकलेगा, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ आईकॉम प्लस mr स्क्वायर? अरे जल्दी बताओ। अच्छा I अपॉन mgl होता है ना, चलो mgl क्लियर है? अरे बताओ L का मतलब क्या है यहाँ पर, 20 या 40? 20। अभी तो इसकी बात ही नहीं कर, इसकी बात कर, क्लियर हुआ? अच्छा अब मुझे बताओ बेटा, मान लो ये सिंपल पेंडुलम का लेंथ मैंने कैपिटल L से लिखा और ये स्मॉल l से, ये जो टाइम पीरियड और ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इक्वल है ना। अब बताओ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, जल्दी बताओ? 2 पाई अंडर रूट L बाई G, इसके इक्वल करेंगे ना। मुझे क्या निकालना, आईकॉम प्लस ml स्क्वायर कर लेते स्मॉल l अपॉन mgl, 2 पाई से 2 पाई खत्म, G से G खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड में कैपिटल L। अब कैपिटल L की वैल्यू रखो, कितना है कैपिटल L? 40 सेंटीमीटर है, 0.4। अरे भाई समझ नहीं आ रहा है? आईकॉम मुझे निकालना है, प्लस मास कितना है जल्दी बताओ? 200 ग्राम को क्या 0.2 केजी किया जाएगा, तो 0.2। लेंथ कितना है जल्दी बताओ? L 22 या 42? 20। 0.2 का स्क्वायर कितना? 0.04 और अपॉन में मास 0.2 है, ठीक है ना। पहले मैं देखता हूँ आईकॉम किस फॉर्मेट में दिया है। अच्छा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, अच्छा केजी। एक काम करो यार, पहले एक काम करो, सीजीएस से सॉल्व करो, सब कुछ सीजीएस में वैल्यू रखो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, सब सीजीएस में रखो। L की वैल्यू सीजीएस में कितना, 40। आईकॉम प्लस, सब पहले सीजीएस में लिख दो, 200 इंटू L कितना आया 20, 400 अपॉन 200, सही है। इसको उठा के इधर लाएंगे, कितना होगा बेटा? 200 इंटू 40 कितना होगा? 8000 ना। सब कुछ ठीक है ना? है? अच्छा L भी तो है, L कितना है? 20। अब ठीक है, चलो अब बताओ कितना होगा? 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 4 जीरो आएगा ना। आईकॉम प्लस, और ये कितना आएगा? 4 2 जा 8 इंटू 10 पावर 4, ये इधर माइनस में आएगा, 16 में से 8 बचेगा, आईकॉम में आएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मुझे किलोग्राम में बदलना होगा तो 10 पावर 3 उड़ जाएगा। अरे यार बोलो, 80 आएगा, 80 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 80 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, ग्राम पे होगा 8 इंटू 10 पावर 4, देखो हाँ है, पहला ऑप्शन ये आंसर दिया, 8 इंटू 10 पावर 4 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ये समझ में आया, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन भारी था, बोलो अगला। एक जरा 71, बिटा दो बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया था? चलो अगला सवाल, हाँ बोलो।
71। अच्छा बेटा, इसमें देखिए अगला सवाल क्या है। A thin rod of length 1 meter is suspended from its one end। एक पतला सा रॉड है, अपने एक एंड के अबाउट ऐसे सस्पेंडेड है, ओके, जिसका लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर का ये लेंथ है रॉड का, एंड इज मेड टू ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन, और ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन विल बी। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो ये है, और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। इसमें क्या करेंगे भाई, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या समझे, सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज इट मींस बाय सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑप्शन में 1 भी है, 1/2 भी है, 3/4 भी है, 2/3 है। एक मिनट, व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, बस एक लाइन लिखा, बस इतना ही है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। क्या हो सकता है बच्चों, ऑसिलेशन का सेंटर, नहीं लग तो मुझे ही रहा है, लेकिन ये आंसर है कि नहीं, देखना जरा, 1 मीटर नहीं है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 1/2 नहीं है। एक मिनट बेटा, एक मिनट जाओ, व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। नहीं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कोई बात होगी, है कोई इंटरनेट देखो, व्हाट इज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, बोलो आंसर कितना दिया बेटा, देखना जरा, 3/4, 3/4, 2/3 है। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पता चल रहा है, एक मिनट, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन गूगल करके देखो ना यार, हाँ दिखाओ, आ जाओ। अच्छा, इसी में 1.18। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, व्हाट इज सेंटर, इट इज बस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन एक लाइन बोला है कि सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में वो डिस्टेंस जो k² अपॉन l पर होता है, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, हाँ, k इज द रेडियस ऑफ k² l, और l क्या है, l इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कह रहा है, जो कि k² l के इक्वल है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये अपना एक नया लेके आए हैं, हाँ अपना एक नया लेके आए हैं, चलो कोई नहीं, चलो जब सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इसको कहते हैं, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये डिस्टेंस कह रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर मैं x मानूं कि ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, जो कि सेंटर से डिस्टेंस पर होता है, x निकालना है, तो x की वैल्यू हो गई l माइनस k²/l। k मेरे हिसाब से रेडियस ऑफ गायरेशन है, एक रॉड का उसके एंड के अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन, i बराबर होता है ml²/3, यही होता है ना, l तो 1 है और i बराबर mk²।
यही ना 1/√3, तो L माइनस और यहाँ पे k स्क्वायर है, k की वैल्यू कितना रहा 1/√3 ना, या k स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है? L की वैल्यू कितना है ना 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 ना, वो नहीं है भाई, L की वैल्यू 1 नहीं है, 1/2 है भाई। हाँ यहाँ 1/2 पुट कर देते हैं तो 2 हो गया, और L की वैल्यू 1/2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ हो गया 3 माइनस 2, ये तो 1/6 आ रहा है। हाँ 4 हो जाएगा, अरे पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये जो इन्होंने बनाया सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ, ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इसको बोलता है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से k² डिस्टेंस पर है। हाँ ये k² डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ओके। ये बोलते हैं, तो मुझसे सवाल पूछा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये और ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये डिस्टेंस, क्या करें L में से k² घटाएंगे। हाँ भाई, अब k² की वैल्यू तो हम जानते हैं I बराबर एक रॉड का मुझे लगता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला होगा, ml²/12 लेके चलना जरा, ml²/12, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर बाय, ठीक है ये हट गया। अब k² की वैल्यू क्या 1/12, ओके। यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, एक मिनट बेटा एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू पुट करें। स्मॉल a क्या होता है, स्मॉल a हमारा सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का 1/2, 1/2 k² की वैल्यू 1/12, एक मिनट L की वैल्यू 1/2, 2 6 12, ओके। 1/2 माइनस 1/6, 2 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 1, 2/6 दैट इज 1/3, ये आएगा। हम लोग के पास ऑप्शन नहीं ना ऐसा 1/3 का, क्या है वो बेटा, वो अलग चीज है ना, वो क्या लिखा है जरा पढ़ो, उसके आगे पढ़ो। अरे यहाँ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की जरूरत है, तो फिर वो मुझे क्यों दिखा रही हो, दिमाग फिर गया नहीं। हाँ क्या हम लोग क्वेश्चन से ही पढ़ रहे हैं यार, एक मिनट रुक जाना। क्वेश्चन कोड नंबर कौन सा था बेटा 71 ना, एक मिनट रुक जाओ 71, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, नहीं इनके अनुसार होना चाहिए 1/3 थ्योरी में जो दिया है, और इन्होंने दिया है 2/3। मुझे लगता है इन्होंने k² L नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास से भी डिस्टेंस नहीं आएगा, ये तो आ रहा 1/6 था, ये 1/6 आ रहा, देखो k² की वैल्यू 1/12, L की वैल्यू 1/2, 1/6 आ रहा, ये डिस्टेंस 1/6 है, और ये डिस्टेंस आना 1/2 में से 1/6 घटा रहे, सही तो कर रहे हैं, 1/3 आ रहा। पढ़ो 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 डिस्टेंस पढ़ो ना पहले, क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन दोनों में फर्क है। देखो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन देखो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन नीचे आएगा सर, हाँ नीचे होगा सर, होगा कैसे होगा। अच्छा मैं वही तो सोचा ऐसे ये बता रहा हूं। 1/2 में से 2/3 कैसे आंसर आ जाएगा। एक मिनट बेटा एक मिनट, बात पेंडुलम, ये टॉपिक इसके अंदर छोटा सा दिया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, there are maximum 4 points for which the time period of the pendulum is same,
minimum time period is about at 2 points. Point of suspension and center of oscillation are mutually interchangeable. Maximum time period will obtain at center of gravity, which is infinite. Compound pendulum execute angular SHM about its mean position. Here is shown main. ये दो जगह बोलते हैं। एक्चुअली क्या बेटा, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं। आपके ही मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, रुक जाओ। आपके मॉड्यूल में कैसे करके दिया हुआ, मैं एक बार इस पे बात कर लेता हूं। रुक जाइए। आपके मॉड्यूल में ऐसे करके बनाया डायग्राम, वो सुनिए। ये बोलते हैं रॉड है, ये बोलते हैं आप पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रुकना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। रुक जाना भाई, इसके बीच का सेपरेशन को ये दिखाते हैं और बोलते हैं कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। और बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा वो k² है। और फिर बोलते हैं यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है आपके मॉड्यूल में, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये फिर बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। कहाँ लिखा है? दिखाई तो, चलो मान लो नीचे वाला होगा। अगर मान लो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, हटाओ इसको। अगर पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, रुक जाना बेटा, तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन नीचे वाला होगा। चलो ये मान लो k²L, ठीक। अब एक काम करो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन में डिस्टेंस L बराबर या x बराबर L प्लस k²L। ये नया टर्म है भाई। L की वैल्यू 1/2, 1 मीटर लंबा ये रॉड है, और k का मतलब होगा रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। I बराबर m² से निकालेंगे। कौन? मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ ले रहा हूँ? हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा नहीं है, ये तो लिख नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि k का मतलब ये होगा। ये नहीं लिख रहे तो इसमें इनकम्प्लीट हो रहा है बेटा। मेरी गलती थोड़ी ना है कि बुकलेट में छपा हुआ सर वही लिख करो। ml²/12 mk², ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। m से m कैंसिल, l की वैल्यू 1 है, 1 मीटर लंबा रॉड है, k² 1/12, यहाँ पुट करते हैं 1/12, और l की वैल्यू 1/2, 2 6 जा 12, 1/2 प्लस 1/6, अब आएगा 2/3, यहाँ 6, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 1, 4/6, अब आया 2/3। एक्चुअली क्या है ना, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये बस आपको याद करना होगा। ये टर्म कहाँ से आया हम लोग को नहीं पढ़ना बेटा, है ही नहीं सिलेबस में। ये तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये नया लेके अपने हिसाब से थ्योरी दे दिया और एक क्वेश्चन दे दिया। पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का बीच का ये डिस्टेंस है, which is the k²L अपॉन प्लस L। अच्छा अब देखो ऊपर में कितना गड़बड़ बात लिखा है, जिसको बार बार सोनी भी दिखा रहे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जबकि लिखना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, वो टाइम पीरियड निकालने में लेते हैं। टाइम पीरियड का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो 2π/I/APL में I का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने हम लोग तब निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन जब हम सेंटर ऑफ मास के और रेडियस ऑफ गायरेशन देख रहे हैं। I बराबर m² में k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। ये पॉइंट सीख लो इसे कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये चीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे k²/L पर, k इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। थोड़ा किताब में इंफॉर्मेशन की कमी है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, कहीं लिखा होगा, देखो लिखा है यहाँ, बस रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा है, बाकी आगे नहीं लिखा है। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। हो गया? ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, कल ऐसा करते हैं, वेब पहले आधा टाइम पढ़ाता और आधा टाइम एसएचएम। कल भी एसएचएम का डिस्कशन कर ले।
पहले वेव पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद एसेंशियल का डिस्कशन। भाई काम करना है, जैसे ये लोग 71 तक बनाए हैं तो भैया आप लोग भी बनाकर लाइए अगर पूछे, ठीक है? पूरी बनाई, वेरी गुड, जल्दी में ये